मैक्स और माया बहुत अच्छे दोस्त थे। मैक्स ने माया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको बताया कि माया, मैंने टोटल 1 करोड़ रुपए इस डील से कमा लिए हैं। मेरी जो बिजनेस डील हुई थी उससे मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। और ये बोल के वो फ़ोन रख देता है और मैक्स और माया मिलने आते हैं। माया मैक्स से कहती है कि चल ठीक है यार, तूने 1 करोड़ रुपए कमा तो लिए, बट अब तू उसे कैसे रखेगा, तूने इसके बारे में सोचा? अब यार मैक्स को लगा कि देख यार, मैंने सौरभ झा की वीडियो देखी थी जिसमें फ्यूचर फाइनेंस चैनल पे वो बताता है फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करी जाती है। अब उस वीडियो में उसमें सिंपली यही बताया गया था, अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है या फिर कोई घर खरीदना है तो उसको प्लान कैसे करेंगे, उसका लिए बजट कैसे बनाएंगे। बट मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा है, तो अब मुझे क्या बजट बनाने की जरूरत है ना। अब तो मैं सीधे जाके घर भी खरीद सकता हूँ, गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम माया जी, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड माया भी लाइक, तुम अभी बच्चे हो यार, अभी तो तुमने शुरुआत भी नहीं की है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। अब मैं तुझे समझाती हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, उसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में हम गोल को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उस पर अभी आगे क्या करना है ये मैं तुझे बहुत ही सिंपल भाषा में बता देती हूँ। तो मैं तुझे एक बेसिक डिफरेंस तो बता दिया, बट चलो अब मैं तुझे ये बताती हूँ कि एसेट एलोकेशन क्या होती है और तुझे ये करने की ज़रूरत क्या है। एंड मैक्स को लगता है बट ठीक है यार, तू मुझे क्यों भाषण दे रही है, मेरे को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वहीं पे केबीसी के विनर जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, इनका नाम लोग हमें कमेंट में बताएंगे, देखते हैं लोग कितने इंटेलिजेंट है। तो इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे केबीसी में, और लिटरली आज ये दूध बेचते हैं। क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ खर्च करने पे ध्यान देते हैं, बट उस पैसों को कैसे एलोकेट करना है ये हम ध्यान नहीं देते। अब मैक्स को टेंशन होने लगती है कि क्या यार, इस आदमी ने 5 करोड़ रुपए जीते और उसके बाद भी ये आज दूध बेच रहा है, बट मैं क्या करूँगा ऐसे तो यार मुझे टेंशन हो रही है। अब तो यार मुझे टेंशन हो रही है। ओके, माया उसे ध्यान से समझाती है, देखो तुम्हें अपने पैसों को ज़्यादा मुश्किलों में ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें सिंपली कह रही हूँ कि मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, उसको तुम डेट, इक्विटी और इंडियन अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में डालो ताकि तुम्हारा पैसा ग्रो हो सके। अब ये जो 1 करोड़ रुपए है, अब मान ले अगर तेरे दादाजी ने 1980 में 10,000 रुपये जमा करके रखे होते ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके, और वो कैश में होते 10,000 रुपये उस टाइम पे, यानी कि 1 लाख रुपए या इवन 10 लाख रुपए भी हो सकते थे। बट क्या आज 10,000 रुपये की इतनी वैल्यू है, तू खुद ही बता। मैक्स भी लाइक, हाँ यार तू बात तो सही कह रही है, 10,000 रुपये की तो आज कोई उतनी भी ज़्यादा कीमत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल कीमत नहीं है, एक महीने का राशन आ पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वेल्थ तो नहीं कहेंगे हम इसे। वैसे ही ये जो 1 करोड़ रुपए हैं, आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है कि कोई वैल्यू ना रहे इसकी। माया ने मैक्स को सिंपली समझाया कि मान ले जैसे मार्केट में कोई भी क्रैश आता है, मार्केट में कोई भी क्राइसिस आते हैं, वॉरेन बफेट के पास वो इतना सारा कैश उन्होंने रखा हुआ है और 10 साल से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। उन्होंने इतना कैश रखा हुआ है ताकि वो किसी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिससे कि मार्केट में कोई क्रैश आए और वो जो कोई भी शेयर है उसको 1/10 प्राइस पे खरीद सके, यानी कि 100 रुपये का शेयर 10 रुपये में खरीद सके मैक्स, ऐसा होता है। एंड फिर माया ने समझाया, तूने टाटा मोटर्स के बारे में सुना है? मैक्स, हाँ मैंने सुना है। टाटा मोटर्स का शेयर कोविड के टाइम पे 70 रुपये 80 रुपये का मिलने लग गया था। कोई आदमी ने अगर 1 लाख रुपए डाले होते, अरे चल छोड़, तू तो करोड़पति है ना, अब मान ले तूने उस टाइम पे 10 लाख रुपए अगर टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में डाले होते, या फिर टाटा मोटर जैसे सिमिलर स्टॉक्स में जो कि 1/10 प्राइस पे आज हैं, उस पर अगर डाले होते तो आज तेरी पैसों की कीमत आराम से 1 करोड़, इवन उससे ज़्यादा भी हो गई होती। एंड मैक्स को लगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, बट एक सेकेंड, मैंने तो मौका खो दिया। माया, डोंट वरी यार, ऐसे मौके हर 8 से 12 साल के अंदर आते रहते हैं, तो अगला मौका कभी ना कभी ज़रूर आएगा, तो तू उसकी चिंता मत कर, और अभी तू बहुत जवान है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब माया मैक्स को बता दी कि कैसे अपने पैसों को एलोकेट करना है। माया, देख तेरे पास 1 करोड़ रुपए है जिसमें कि 10 लाख रुपए तू मार्केट की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कल को तो उसके लिए रख ले, ताकि तू अपना पैसा डबल या ट्रिपल कर पाए, कोविड पे जैसे लोगों ने किया था और 2008 की क्राइसिस में जैसे हुआ था, वैसे ही ऐसे कोई मौका है तो उसके लिए 10 लाख रुपए अपना साइड में रख ले। ओके, अब बच्चे मेरे पास 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए तू अपने बैंक में रख, ताकि फ्यूचर में जो तेरे को अनप्लान्ड इमरजेंसी आती है तो तुझे अपने बैंक से सीधा पैसे निकाल पाए, और थोड़ा बहुत पैसा होना भी चाहिए कैश में।
अब 10 लाख रुपए कम नहीं है, बट तेरे पास 1 करोड़ है तो 10 लाख रुपए इज जस्ट 10%। तो 10 लाख रुपए हो गए अपनी मार्केट में लगाने के लिए, 10 लाख रुपए हो गए हमारे इमरजेंसी के लिए। अब बचे 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए में से 40 लाख रुपए तू इक्विटी में डाल। इक्विटी में अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो सीधा निफ्टी 50 में लगा। यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली 12% का रिटर्न मिलता है, एंड 12% रिटर्न इज़ गुड इनफ। तो 40 लाख रुपए तू 12% के इंटरेस्ट रेट पे लगा निफ्टी 50 में। बाकी बचे 20 लाख और 20 लाख, यानी कि 20 लाख रुपए गोल्ड में, और गोल्ड में भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ताकि उस पर तेरे को पहला तो गोल्ड का भी बेनिफिट मिले, प्लस में यानी कि गोल्ड जितना अप्रिशिएट कर रहा है वो मिले, प्लस में तेरे को रखने की भी कोई टेंशन नहीं है। साथ में तेरे को गवर्नमेंट अलग से 2.5% तक का इंटरेस्ट देती है। और एक बेनिफिट और है, एक सीक्रेट बेनिफिट, इस पे तेरे को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी कि गोल्ड का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7% होता है एनुअल, प्लस में तेरे को 2.5% गवर्नमेंट अलग से देगी, क्योंकि तू गवर्नमेंट को एक तरह से लोन दे रहा है, एंड वहीं पे तेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। यानी कि 9.5% पे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कितनी कमाल की बात है। प्लस में बाकी का जो पैसा है वो तू थोड़ा सेफ साइड पे भी रहने के लिए डेट फंड्स में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे लगा, जहाँ पे तेरे को 8% तक का अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा मैक्स। ठीक है यार, ये सब तो मैंने कर लिया, बट ये सब लगा के फ़ायदा क्या हुआ? और एक सेकंड, मेरे को तो यार गाड़ी भी खरीदनी थी, घर भी खरीदना था। अब मैं ये सब नहीं खरीदूँ? ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं ना, अब पैसा आया है तो लोग खर्च करेंगे ना, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। मैं ये सब नहीं करूँ? तू ऐसा क्यों सोचता है? मैं बताती हूँ क्या करना है तेरे को। अभी बात यहाँ ख़त्म थोड़ी ना हुई है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद, जिसमें तूने 40 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, तेरे को साल का 12% मिलेगा, यानी कि 4,80,000 रुपये। ये है तेरा एनुअल रिटर्न, और उस पर तेरे को 10% टैक्स देना है, यानी कि आफ्टर टैक्स यू आर गेटिंग 4,32,000 फ्रॉम योर 40 लाख फंड्स। अब हम देखते हैं हमें गोल्ड पे कितना मिलेगा। तो गोल्ड है हमारा 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए पे हमें 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना है। तो यानी कि ये होता है 1,90,000। बॉन्ड्स पे भी हमने 20 लाख रुपए लगाए हैं। 20 लाख रुपए में से अगर हमें 8% के एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सबको मिला के 8% पे हमें मिलेगा 1,60,000, जिसमें कि अगर हम टैक्स को हटा दें जो कि 10% रहेगा, तो वो हो जाता है 1,44,000। तो आफ्टर टैक्स तेरे पास बचते हैं साल में 1,44,000 प्लस 1,90,000 प्लस 4,32,000, जिसमें कि जो टोटल अमाउंट आता है वो होता है 7,66,000। तो यानी कि तेरे को बिना कोई काम किए साल का 7,66,000 रुपीज़ मिल रहा है। और इसको अगर हम महीने से डिवाइड करें तो तेरे हाथ में 63,833 रुपीज़ तेरे पास बिना कोई काम किए आ रहे हैं। प्लस में तू आगे भी काम करेगा तो तेरी जो गाड़ी की, घर की EMI है वो भी आराम से जाती रहेगी, तो एक आलीशान ज़िंदगी भी जिएगा। और प्लस में तेरा जो 1 करोड़ रुपए है उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुनना, तेरे को 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तेरी EMI भी जाती रहेगी, साथ में तेरे को पैसों की टेंशन भी नहीं होगी। और आगे तो तू काम कर ही रहा है, तो तेरे को इस बात का भी डर नहीं है कि EMI जाएगी भी कि नहीं जाएगी। और उसमें से भी 63,000 तो तेरे पास ऑलरेडी है, तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। वो वाओ माया, तू बहुत कमाल की है। देखा, पहली बार तुझे अपना दोस्त कहने में शर्म नहीं आ रही माया। अच्छा ठीक है, बुरा मत मान। चल बता क्या खाएगी, कौन सी कॉफ़ी? तेरे को जो भी कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, फिर जो भी करना है कर लिया, आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ। एंड यहीं पे मैक्स और माया की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है। प्लान तो करते कि हमें गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बट मान लीजिए अगर हमारे पास इतना पैसा आता है, इतना पैसा कमा लेते हैं कि हम आज ही उससे कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, उसमें हमें कैसे अपने पैसों को प्रोटेक्ट रखना है, कैसे हमें इस्तेमाल करना है कि हमारा वो पैसा जो है बर्बाद भी ना हो, और कैसे उसी KBC विनर की तरह हम अपना सारा पैसा लूज़ ना करें, बल्कि उस पैसे को प्रोटेक्टेड रखें, साथ में हम उस पैसों से मज़े भी करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जिसमें कि हमने ये जाना कि हमने कैसे पैसा कमाया, कि कैसे हमने कमाए हुए पैसों पे उसको बचा के रखा, उसमें से खर्च भी किया, बट उस पैसे में से कुछ भी गायब नहीं हुआ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्यूचर फाइनेंस।